देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसमें वेक्टर का यूज़ होने लग रहा है, तो वेक्टर भी हमारा थोड़ा सा करा दीजिए। तो मैं नई यूनिट स्टार्ट कराने से पहले बच्चों थोड़ा सा वेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो वेक्टर वाला चैप्टर है ये मोस्टली हर चैप्टर के अंदर यूज़ हो जाता है इसका। आप 11th क्लास का चैप्टर लगा लीजिए, 12th क्लास के चैप्टर लगा लीजिए, तो वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर्स। तो मैं थोड़ा सा आज इसी का डिस्कशन करूंगा। यूनिट मुझे नई स्टार्ट करानी थी बट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ नई यूनिट को स्टार्ट। तो इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना। बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ चुके हो इस चैप्टर को। मैं बस वही चीज़ें थोड़ा रिपीट कराऊंगा कि वो और अच्छी हो जाए आप लोगों की। तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर कहीं से भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। बीच में मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वेक्टर्स, अब वेक्टर में बात करूं तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वर्ड से ही मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक मास, टाइम, लेंथ, ठीक है। आज का क्या टेम्परेचर है, मेजर कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसकी क्या वॉल्यूम है, मेजर कर सकते हैं इसको। तो ये जितने भी हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी दो टाइप्स, जिसमें हम एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। वैसे ऐसे मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ आपकी, सब लोगों को आता है ये। स्केलर में हम बात करते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है। इसकी मैं बात करूं वेक्टर में, तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और साथ ही साथ ये वेक्टर के रूल को फॉलो करता है। ओबे, एक सेकंड भाई, मुझे थोड़ा बीच में डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि ये बच्चे जो लेट आ रहे होते हैं। ओबे वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल्स। वेक्टर को ऐड करने के, मल्टीप्लाई करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो इनको ओबे करता है, वो वेक्टर है। मैं इसको एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ भाई। सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने कि आप एक ग्रोसरी शॉप में गए और वहां जाके बोला जी हमें 2 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, शुगर, 2 kg शुगर लेनी है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि 2 किलो शुगर ईस्ट डायरेक्शन में दो? सोच के देखिए, 2 किलोग्राम नो सर। शुगर नॉर्थ डायरेक्शन में दो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भाई साहब समझेगा कि भाई ये तो कोई नया ही कस्टमर आ गया और इसको कौन सी कोई नई शुगर चाहिए, तो सीधा कह देगा भाई ऐसी कोई शुगर मेरे पास नहीं है ईस्ट वेस्ट वाली, मेरे पास सिंपल है, लेनी है तो लीजिए, नहीं तो चलते बनिए। तो 2 किलोग्राम शुगर, यहाँ पर आप इस 2 को बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड, बच्चों बोलेंगे इसको मैग्नीट्यूड, और ये किलोग्राम उसकी हो गई जी यूनिट। तो यहाँ तक जाके बोलेंगे ना कि 2 किलोग्राम शुगर, तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन 2 किलोग्राम शुगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन लगाने लगे तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। अब इसमें जैसे ये किलोग्राम है तो आपका मास आ गया, आपकी लेंथ आ गई, आपका टाइम आ गया, जो बेसिक क्वांटिटी भी होती हैं, आपका डिस्टेंस आ गया, यहाँ से स्पीड आ गया, ऐसे कुछ करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे स्केलर के भी बनते हैं। चलिए ठीक है जी, आ गया है इतना समझ में। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर है ये वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा यूज में आता है वेक्टर। जैसा कि आप थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे थे, वहाँ भी बार बार वेक्टर का यूज हो रहा था, आगे भी क्वेश्चंस करेंगे और यूनिट्स के अंदर वहाँ भी काफ़ी यूज होगा। तो वेक्टर में जैसा कि लिखा है बच्चों, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर के रूल ओबे करना। देखिए,
थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप डेली लाइफ में रोज वेक्टर की बात कर लेते हैं, लेकिन आप महसूस नहीं करते उस चीज को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डेली लाइफ के अंदर रोज वेक्टर का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कोई भी हमारे पास एक पॉइंट हो गया, जिसको कि हम एक चौक बोल सकते हैं। इसके चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं ऐसे, ठीक है जी। ये इसके चारों तरफ रोड बने हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर है और इस चौक पे हैं। कोई भाई साहब आपसे आके पूछता है, सपोज आप नाई वाली चौक पे हैं अपने रेवाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर कोई एक दूसरे भाई साहब आके पूछते हैं, ये भाई साहब आ गए हैं आपके पास और पूछ रहे हैं, भाई साहब मुझे जो है ना नारनौल की तरफ जाना है। आपसे पूछेंगे कि मुझे नारनौल की तरफ जाना है, तो आप कह देंगे भाई जाइए, ये रास्ता पड़ा, मैं क्या करूँ इसमें, जाएंगे तो जाएंगे। आप कैसा जवाब कुछ होगा। लेकिन जो एक सही जवाब दे पाएगा वो उसको बताएगा प्रॉपरली कि भैया यहाँ से आप इस रास्ते को ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप यहाँ से 50 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली चले जाओ तो आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपने डायरेक्शन का यूज़ किया स्टूडेंट, कि आपने उसको एग्जैक्ट एक लोकेशन बताई, एक डायरेक्शन बताई आपने कि इस डायरेक्शन में जाना भैया। अगर वो मान ले आप कह देते जी 50 किलोमीटर चले जाओ और वो चला जाता बेचारा 50 किलोमीटर इस पे कहीं और ही पहुंच जाता, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल, कोई आपसे एक रेफरेंस दिया जाता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप जब इनको सोचेंगे ठीक से, कोई आपको रेफरेंस दिया जाता है कि जी उस जगह पे आपको जाना है। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक रेफरेंस बताया जाएगा कि आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, या इस पॉइंट से यहाँ आपको पहुंचना है, इस पॉइंट से आपको और थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट पे जाना है। मान लीजिए बोल देगा कि ये जो ए पॉइंट है इससे 10 किलोमीटर पे जाना है आपको। अब इस ए पॉइंट से भैया 10 किलोमीटर इधर भी है, 10 किलोमीटर इधर भी है, 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी है और 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट के अंदर है। ऐसी पता नहीं कितनी डायरेक्शंस है। तो ये आपको क्लियर थोड़ी ना हुआ कि 10 किलोमीटर आपको इस पॉइंट से कहाँ जाना है। तो इसलिए आपको बताएगा 10 किलोमीटर आपको जो है साउथ वेस्ट में जाना है या आपको नॉर्थ में जाना है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी। क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ये वेक्टर से रिलेटेड? यस सर, आ रहे हैं। यस पुष्कर, मैं प्रीवियस रिवाइज करा रहा हूँ वेक्टर वाले चैप्टर को एक बार थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि वेक्टर में प्रॉब्लम थी, और वेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जब यूनिट पढ़ोगे, आगे जो चैप्टर पढ़ोगे वहां भी यूज होगा इसका, इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने वेक्टर स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट यही बात है यहाँ पर कि जिसमें कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर के कुछ रोल को ओबे करे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए डायरेक्शन से रिलेटेड। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल देने पड़े, तो फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। इस पे भी देखो मैं एक एग्जांपल बताऊं। मैंने आपसे कहा कि भैया ये एक कोई भी टेबल है, ये कोई भी एक टेबल हो गई। अब आपसे कहा गया कि आपको ना एक फोर्स लगाना है 50 न्यूटन। चलिए मैंने कहा कि आपसे फोर्स लगाओ भाई इस टेबल पे 50 न्यूटन, या आपके पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा भाई इस पे फोर्स लगाओ 50 न्यूटन। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा सबसे पहले, बस बोलिए। सर किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? कहाँ लगाना है? हाँ यस, बिल्कुल सही, कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में लगाएं सर, ये बात। तो देखिए फोर्स के साथ आपने डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया है। तो भैया फोर्स के साथ डायरेक्शन जरूरी है, तो फोर्स को कैसी क्वांटिटी बोला हमने, वेक्टर क्वांटिटी।
भाई साहब ये म्यूट रखिए, ये म्यूट रखिए भाई, बीच बीच में भूल जाते हो तुम, जवाब तो दे देते हो लेकिन उसको फिर जो है म्यूट करना भूल जाते हो। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था आपको, तो यहाँ से फोर्स को हम क्या कह देंगे, वेक्टर क्वांटिटी की। भैया 50 न्यूटन तो लगा देंगे लेकिन डायरेक्शन तो बताओ कोई पर्टिकुलर। तो हमने कहा जी 50 न्यूटन लगा दो ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, किधर लगाना है डायरेक्शन, कि भैया 50 न्यूटन ऊपर लगाना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाना है, या इसको लेफ्ट साइड लगाना है या राइट साइड लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है। तो फोर्स हो गया सर, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस तरह की कुछ जो क्वांटिटी है वो सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होती है। ठीक है जी, स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया। अब ये जो रूल वाली बात कर रहे हो, ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एडिशन के रूल होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं। तो बच्चों एडिशन का एक बड़ा पॉपुलर रूल आपने पढ़ा होगा, जिसको कि हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, बहुत यूज में आता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन रूल। आप इसी की तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रूल भी पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको इतना तैयार कर रहा हूँ कि आगे जिसने नहीं पढ़ रखा है वो कम से कम टॉपिक समझ जाए। तो देखिए पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर रूल के अंदर एडिशन रूल है ये, कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। सिंपली अगर मान लीजिए एक लाइन पे एक ए वेक्टर लग रहा है, सेम डायरेक्शन में एक बी वेक्टर लग रहा है। वेक्टर का नोटेशन पता है ना आपको, कोई भी वेक्टर होगा उस पे ऐसे एरो लगेगा, ये उसकी टेल कहलाएगी और ये इसका हेड कहलाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करना है, ये फाइनल पॉइंट के लिए यूज करना है। ठीक है जी, तो दो वेक्टर आ गए भाई, सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। ठीक है, तो आप इनका जो रिजल्टेंट बताएंगे, इनसे जो मिलके बना है रिजल्टेंट, जिसको कि हम आर वेक्टर बोलते हैं, सिंपली आप उसको ऐड कर देंगे वेक्टर ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लीजिए आपका ये इस पॉइंट पे एक ए वेक्टर होता और इस पॉइंट पे अपोजिट वेक्टर एक बी वेक्टर होता। अब अपोजिट है तो इसका मतलब एरो उस तरफ नहीं, इसी तरफ लगाना वेक्टर को, लेकिन ये हमने शो कर दिया है। अब आपसे पूछा गया कि आर वेक्टर बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, ए वेक्टर, लेकिन प्लस करने जाऊंगा, ये डायरेक्शन अपोजिट है इसके कंपेरेटिवली, तो माइनस ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो भैया ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को एक पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट कर देना, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कहलाता है। लेकिन ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम आई कि ये अगर एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल इंक्लाइन है थीटा। अब पूछा जी बताइए आपका आर क्या होगा। अब आप बोलेंगे जी आर तो यही होगा, ए प्लस बी होगा, लेकिन ये तो एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आर का मतलब यही होता है कि दो वेक्टर या तीन वेक्टर, उनका रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट उन दोनों के बराबर अपना अफेक्ट शो करता है, इसलिए हम उसकी नोटेशन तो ऐसे ही रखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट जो आपका रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें, तो बच्चों क्या करना पड़ता है कि आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे, और इनका जो कॉमन पॉइंट है, जहां टेल से टेल है, जिसको कि मैंने रेड से मार्क किया है, यहां से इनके बीच में एक जो डायगोनल डालेंगे, ये डायगोनल देगा जी यहाँ पर रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए, डेरिवेशन इसका आना चाहिए। वो आएगा आपका आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसका आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा वेक्टर के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर बी वेक्टर है, इधर आ गया है, दोनों की टेल से टेल कंबाइन हो गई है, इनके बीच में कोई भी एंगल थीटा है, तो आप सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, और डायगोनल जो इनके कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो डायगोनल हमें रिजल्टेंट देगा, जिसको कि हम आर कह रहे हैं। डेरिवेशन आपने किया होगा,
इसको थोड़ा आगे बढ़ाया होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा है, आप इसको भी थीटा बोलेंगे। ये बी है आपका, तो आप इसको भी बी बोल देंगे। अब इसको रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं आप, यहाँ इसका बी कोस थीटा, या आपने ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ना डेरिवेशन पढ़ लेना एक बार, डेरिवेशन। तो यहाँ से आप इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये आएगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों मैं एक बार थोड़ा सा ना इसको रिवाइज करा के क्वेश्चन बोलूंगा आपसे अभी करने के लिए, तो क्वेश्चन करना है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है भाई? ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का जो आपका रिजल्ट है इसको याद रखेंगे। फिर ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड जो भी होता है वैल्यू, सिर्फ उसको ऐसे मोड बना के लिखा जाता है मॉडुलस में। ये मैग्नीट्यूड आया है अभी, ये अभी मैग्नीट्यूड आया है। बट सर ये जो आ रहा है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। बिल्कुल होगी। तो फिर सर डायरेक्शन क्या ले? देखिए हम ये एक एंगल लिख देते हैं ए के साथ, तो हम यहाँ पर एक एंगल शो कर लेते हैं ये ए के साथ, ये वाला जो एंगल दिखा रहा हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ। इसको अगर मान लीजिए आपने बीटा लिखा है, तो टेन बीटा, एक फॉर्मूला यहाँ से आपने पढ़ा होगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पर भी बच्चों कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ए किसको लें बी किसको लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान में रख लीजिए। ए उसको ही लेना है जिसके साथ बीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ध्यान रखना। ए हमें उसको ही लेना है, वेक्टर ए जो है, मान लीजिए ये एंगल यहाँ बन रहा होता, यहाँ पर बन रहा होता बीटा, तो आप फिर ए की जगह क्या यूज करते? बी यूज करते। तो जो भी आप ये एंगल यूज करेंगे ना बीटा डायरेक्शन के लिए, वहां पर आप जो ए लेंगे जिसके साथ वो ए, हमें उसको लेना है, ए उसको लेना है जिसके साथ बीटा बनेगा। लिख लिया करो ऐसे पॉइंट, नहीं तो फिर भूल जाओगे। बीटा बनेगा, जहां पर भी आपने वेक्टर लिखा है ना उसमें इस तरह से पॉइंट मार्क कर लिया करो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई मैटर नहीं है, बस मैटर ये है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की जिस भी भाई का कोई पॉइंट है तो पूछ सकता है, जिसने पहले नहीं पढ़ा है। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको जो फॉर्मूले समझा रहा हूँ, जो रिजल्ट बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। तो ये पैरेलल, इसी तरह से एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, ट्राइंगल कंप्लीट। अब आप इसको जब देखेंगे ना ध्यान से, तो देखिए ट्राइंगल ही तो पूरी हो रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जी आर हो गया। ऐसे ही हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते थे, तो ज्यादा यूज में हमारा ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ही आता है। तो यहाँ तक बता दीजिए भाई, किसी की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो। सर टेन इनवर्स को कैसे सोल्व करेंगे? हाँ पूछ रहा है उसका टेन इनवर्स मैंने कहीं, अच्छा यहाँ ये डायरेक्शन पे टेन इनवर्स, अगर मान लीजिए कई बार बीटा निकालना पड़ जाता है भाई, अगर मान लीजिए आप बीटा लिख रहे हैं तो बीटा को हो जाएगा जी टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी होती है पीछे आपकी बुक के पीछे, जैसे एक लॉगरिथम टेबल होती है, एक साइन की, एक टेन की, इस तरह से टेन इनवर्स के लिए भी एक टेबल होती है, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि जहाँ आपको टेबल की जरूरत पड़े। सोल्ड एग्जाम्पल में दे रखे होते हैं, आपका किसी भी कंपटीशन में ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ भी गया तो वहां पर वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल हम याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन की? यस या नो में बोलेंगे बच्चे? यस सर। हाँ, अब फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। एक क्वेश्चन आया, ऐसे आपने क्वेश्चन और भी करे होंगे, बड़ा बहुत ज्यादा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सा एक क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, तो काफी बार पूछा जाता है। पूछेगा कि भाई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, टू इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर पता है आपको क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो और उनकी वैल्यू भी सेम हो। टू इक्वल वेक्टर्स, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आल्सो इक्वल्स टू कोई भी एक ए वेक्टर के बराबर या बी वेक्टर के बराबर, आल्सो इक्वल्स टू आइदर वेक्टर
ए और बी, इनका रिजल्टेंट भी इनके बराबर ही है, किसी एक के बराबर है। ठीक है, बताइए एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को तो आंसर भी याद होगा इसका, बता सकते हो? नहीं बता सकते, तो चलिए बताइए सोल्व करके, ये आपको कंडीशन दे दी। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, आपको चैट बॉक्स में भेजना है मेरे पास, ताकि मुझे लगे कि भाई कौन कौन आंसर तक पहुंच पा रहा है। यस, बड़ा फास्ट, क्योंकि हम पढ़ी हुई चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो अब आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। कॉमन सा क्वेश्चन, कॉमन फॉर्मूला, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट हमारे को दे दिया, किसी एक के बराबर है, ए या बी के बराबर है, और दो वेक्टर भी बराबर हैं, तो उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कवित का आंसर आ गया है, यस राइट कवित। कवित पहले से आता था या अभी सोल्व किया है भाई? सर अभी सोल्व किया है। क्यों पहले नहीं किया था ये क्वेश्चन कभी? सर याद नहीं। ओके, हिमांशी का आंसर है, हिमांशी दोबारा से चेक करो। हिमांशी रिपीट चेक करे, भूमिका फिर चेक करे। भाई तुमने क्वेश्चन कर नहीं रखे हैं इसका मतलब ना। यस मुस्कान राइट है, कंचन राइट है, मुस्कान एंड कंचन। सर पहले क्वेश्चन करवा ही नहीं रखे इस चैप्टर के। तो चलिए हम एक दो दिन जितना भी टाइम लगता है लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर को नहीं छोड़ सकते हैं, वेक्टर के बिना तो फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी। मैंने बताया वेक्टर तो आप रोज यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। दिव्यांशु राइट आंसर है, गुड। तन्नू भी राइट आंसर है। ठीक है भाई, टाइम अप। अब चलिए क्वेश्चन जो रह गया भाई वो समझिएगा कि क्या था इस क्वेश्चन में और कैसे करना था, वो चीज़ समझिएगा। पुष्कर राइट आंसर है, निशा भी फिर से चेक करे। बस भाई अब मैं बता देता हूँ, देखो टाइम अप हो गया है, इतना ही टाइम का क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा ही टाइम दिया है आप लोगों को। तो आपने सिंपल एक फॉर्मूला लिखना है रिजल्टेंट निकालने का, कि किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइन होंगे ये। ठीक है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट आपका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए, कहता है कि ए और बी बराबर है, साथ साथ आर भी इन किसी की एक के बराबर है, तो मैं क्यों ना ए इज इक्वल्स टू बी लिख लूँ और किसी को भी ए से लिख लूँ या बी से लिख लूँ, और आर भी फिर हमारे यहाँ पर ए ही बन जाएगा। ये हमारा हो गया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ये रूट आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो आप इसको खत्म कर लीजिए स्केयरिंग करके ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका आर स्केयर हो जाएगा, मतलब कि ए स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर। बी में भी ये रख दो ए स्केयर, जहाँ भी बी दिख रहा है वहाँ पर ए रख दो ए स्केयर एंड कोस थीटा, और यहाँ से थीटा को सोल्व कर लो बच्चों, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए स्केयर प्लस ए स्केयर आपका बन रहा है जी 2a स्केयर, तो 2a स्केयर ये हो जाएगा और 2a स्केयर यहाँ पर भी है, तो दोनों में से थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो तो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। फिजिक्स तो हो गई यहाँ तक कंप्लीट। तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर, 2a स्केयर यहाँ से, तो 2a स्केयर कॉमन हो गया है, 1 प्लस कोस थीटा हो गया है जी, यहाँ पर ए स्केयर हो गया है, ए स्केयर से ए स्केयर को मैंने कट कर दिया है, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये 1 उधर जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोस थीटा, मतलब कोस थीटा आ गया -1/2। अब बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो क्वाड्रेंट वाली टर्म होती है ना, ये आपने मैथमेटिकल टूल्स में स्टार्ट किया होगा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से, और आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आपने करके कुछ पढ़ा होगा, कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, किस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये आपको आती है। आपको ये क्वाड्रेंट फॉर्म सोल्व करना ट्रिग्नोमेट्री की? यस सर। हाँ, तो सभी बच्चों को आनी चाहिए भाई ये चीज, और नहीं आती है तो आज चेक करना कि कैसे करनी है। सब बच्चों को आनी चाहिए, ये बता दिया है। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होती है फिजिक्स के अंदर, बार बार आएगी ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर। फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स इसीलिए यूज किया जाता है कि जो अपनी एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप प्रूव कर सके मैथमेटिकली। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, वो तो जो है जहाँ भी जाता था, जिस भी कंट्री में, जिस भी जगह में जाता था, अपने पेन नोटबुक में लग जाता था बस, सिर्फ थ्योरिया लिखनी, मैथमेटिक्स अप्लाई करना उनके ऊपर, ये सब। तो यहाँ पर -1/2 पे अगर हम जाके देखें तो देखते हैं थीटा कितना आएगा। तो यहाँ से आप थीटा को जो 120 कह रहे हैं ना, जो ये जानता है ना वो समझ जाएगा कि -1/2 कहाँ पे होगा। अगर आप यहाँ पर कोस 120 को सोल्व करेंगे बच्चों, देखना एक बार, तो कैसे सोल्व करेंगे। कोस 120 को लिखा जी मैंने कोस 90 + 30। अब आपको दिमाग में हिट करेगा कि ये 90 + थीटा वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है। तो आप जाएंगे जी, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 + थीटा से लेके 180 - थीटा तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए सर। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो भी होंगे नेगेटिव होंगे। 90 वाले क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं, 90 वाले में चेंज होते हैं कैसे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो 90 + थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड मतलब आप इसको लिख रहे हैं कोस 90 + थीटा या 90 + 30। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन होता है सर, कोसिकेंट कोस तो होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं होता है तो क्या लग जाएगा, माइनस। और 90 + थीटा में कोस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये बन गया जी -sin थीटा। और थीटा यहाँ पर आपका दिख रहा है 30 डिग्री, तो -sin 30। sin 30 होता है 1/2, तो आंसर आ गया -1/2। मतलब कि आप यहाँ पर थीटा को कितना बोलेंगे, 120 डिग्री। थोड़ा याद भी हो जाएगा जब आप ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि 120 के ऊपर -1/2 कोस की वैल्यू होती है। ऐसे आप साइन की कुछ 4-5 क्वेश्चन करके देखना, साइन का करना, 150 करना, 120 करना, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वाड्रेंट ठीक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर ही देते हैं अक्सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस, लेकिन वही है ना, उसको तो घुमाना है तुम्हें, और तुम घूम जाते हो। क्वेश्चन ने तो घुमाना है आप लोगों को। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना बच्चों, और कुछ टाइम के बाद सेशन आउट हो जाए तो दोबारा से आ जाना सेम आईडी के ऊपर क्लास में। बड़ा ही मैं एक तरह से ना मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बिल्कुल हमारे दिमाग को खोल देगा, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी कि क्या होता है ऐसा रिजल्टेंट और कैसे आप सोल्व करेंगे। बच्चों मेरा क्वेश्चन है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, बट आपकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और होती है ना अच्छे से तो आप फटाफट इनको कर पाते। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करना पूरी, और एक बार खुद भी ट्राई करना कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ये है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, इफ रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमारे पास ए एंड बी, जो रिजल्टेंट है ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये आर ए से परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, आर की बात कर रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ सेकंड वेक्टर बी,
दूसरा जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आधा है ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, half of second vector b, then angle between a and b, then angle between a and b। बच्चों अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आधा काम तो हमारा यहीं से खत्म हो जाता है। ऑप्शन आपके दे दिए गए जी, 120 डिग्री का, दूसरा 150 डिग्री का, तीसरा 135 डिग्री दे दिया मान लीजिए, और ऑप्शन डी आपको मान लीजिए दे दिया गया यहां से 60 डिग्री दे दिया गया या 30 डिग्री दे दिया गया, ये दे दिया क्वेश्चन। तो एक बार मैं क्वेश्चन को ठीक से समझा देता हूं, फिर आगे काम करेंगे हम, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जिसको भी स्टेटमेंट ना आए समझ में, दोबारा से बोल देना कि सर एक बार फिर से समझा दो। मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता हूं ताकि हम इजीली इसको सोल्व कर पाए। इफ रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, रिजल्टेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू ए। तो भैया हमारा ये मान लो जी ए वेक्टर हो गया, और आर किधर दिखाओगे, इससे परपेंडिकुलर, आर इज परपेंडिकुलर, ये हो गया जी हमारा आर, इधर है जी आर, परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए के। चलिए इतना हो गया। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ सेकंड वेक्टर, आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के आधा है, मतलब आप b/2 यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे यस या नो में बताइए पहले बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलिए भाई। वी वेक्टर तो देखिए रिजल्टेंट जो है वो b से आधा है और रिजल्टेंट a से 90 डिग्री के ऊपर है। तो पूछा है a और b के बीच में एंगल कितना है, हमें नहीं पता b कितना हुआ। अच्छा तुम्हारे हिसाब से सोचो कि जो b मिलेगा, जो b मिलेगा वो r से राइट साइड में मिलेगा या लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये बताओ, छोटी सी बात सोचो। लेफ्ट, लेफ्ट। और लेफ्ट कोई? साइड। लेफ्ट साइड। हाँ भाई, और कोई? लेफ्ट साइड तनु यादव। नहीं भाई, ये आंसर नहीं है अभी इसका, सोल्व करना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है इस क्वेश्चन में। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आई कि जी बी जो है ना वो इधर मिलेगा, क्योंकि जो आर होता है वो ए और बी के बीच में कहीं पे भी मतलब किसी एंगल पे आ सकता है, लेकिन हमारा जो अब बी बी मिलेगा ना वो बी हमारा, हाँ तनु तुम्हारा आंसर सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये आंसर सही है जो तनु ने आंसर बताया है, बट कैसे हुआ है वो सॉल्यूशन आपको आना भी चाहिए बच्चों। इसको आप दो तरीके सर से भी मेरा भी सोल्व कर लग सकते। हो गया सोल्व? वेरी गुड गया। भाई, यस सर। बड़ी अच्छी बात है अगर आप ये क्वेश्चन आप इतना मेरे कुछ समझाए बिना या आप खुद से सोल्व कर पा रहे हैं तो। देखिए भाई, पुष्कर फिर से चेक करते हैं भाई, मैं कराता हूँ पुष्कर अभी क्वेश्चन को। यस, तो देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया है यहाँ तक कि हमें गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चन पे मत जाइए। तो ये जो हमारा इतना क्लियर है कि जो बी आएगा वो हमारा इधर आएगा, इतना क्लियर है कि बी हमारा इधर आएगा, क्योंकि हम जो आर लेंगे वो ए और बी के कहीं बीच में ही लाई करेगा। हम जब भी पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन बताते हैं कि जी ये एक ए वेक्टर हो गया, ये हमारा मान लीजिए बी अगर इधर भी है तो भी आपका आर इधर ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो बी होगा, अच्छा इस बी को ना मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, क्योंकि जो बी है वो आर से डबल है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में कह रखा है कि आर इज b/2। तो भाई यहां पर आपका ये हो गया बी, बी वेक्टर।
और ये बी वेक्टर जो आर है वो बी से आधा है, तो बी से मैंने बड़ा करके दिखा दिया, ये लाइन मैंने शॉर्ट रखी। अब हम अगर आंसर पे जाते हैं तो हमारा आंसर जी यहाँ से मैच कर रहा है, 120 भी बड़ा जा रहा है 90 से, 90 से तो बड़ा होगा ही होगा ये पूरा एंगल, ये देख रहे हैं। तो ये 120, 150, 135 तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा आंसर इन तीनों में से एक मिलेगा, वो तीनों में से क्या मिलेगा अब उस आंसर पे चल देते हैं। तो बच्चों इसको आप देखिए, समझिएगा ध्यान से। यस निकिता राइट है। अब मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, मुझे कराने दो, ठीक है। अब आपको अपना आंसर नहीं सेंड करना है, ज़्यादातर बच्चों ने आंसर ठीक दिया है, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये क्वेश्चन कराने दो। तो क्वेश्चन देखिएगा, हमें ये जो 90 डिग्री दिया है इसको आप क्या कह सकते हैं? जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये थीटा है या बीटा है? बताइए, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ये थीटा है या बीटा है? बीटा। बीटा, राइट आंसर। क्योंकि बीटा। हाँ, क्योंकि आपका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, पैरेललोग्राम, और ये उसका डायगोनल बन गया जी, ऐसे डायग्राम कुछ होगा। तो ये रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है ना, ए के साथ बना रहा है जैसे, तो ये आपका बीटा मिल गया, ठीक है जी। 10 बीटा पे गए, जो मिला उसको तो यूज करो। 10 बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा आपको कितना दे दिया है जी? 90 डिग्री दे दिया है। 10 90 बता दो बच्चों कितना होता है, फटाफट मुझे बोलो भाई। अरे यहाँ से 1090 हो गया, 1090 नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट हो गई, और इनफाइनाइट अपॉन में आ गया a प्लस बी कोस थीटा बी साइन थीटा अपॉन में इनफाइनाइट। क्या लिखूं मैं? किसी के अपॉन में इनफाइनाइट होता है 0, तो आपको एक वैल्यू पता चल गई यहाँ से कि a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया है 0। ओके सर, बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात है। अब कैसे करें आगे? अब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करो, रिजल्टेंट भी तो दे रखा है ना हमारे को b/2, तो उसका यूज करता हूं, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है सर। सोल्व कर लेते हैं। r की जगह आप b/2 रखोगे, स्क्वायर कर दो ताकि रूट कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा सर b² 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। इतना हमारे पास होने के बाद b²/4 आ गया। ये ए स्क्र की वैल्यू क्या रख सकते हो यहां से? अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? देखो a इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस बी कोस थीटा, ए में रख दो ये वैल्यू, जैसे बी की टर्म में सब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ से b²/4, ए में रखो माइनस बी कोस थीटा, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बी स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ पर पुट अप करो, 2 ए में रखो माइनस बी कोस थीटा, और पहले से वहां पर बी कोस थीटा, तो क्या बन गया जी? देखिए ये आ गया सर हमारे पास b²/4 बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस है तो -2 बी कोस थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतना हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से आगे और देखते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर तो सब में कॉमन आ रहा है, तो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ पर बचा आपका जी 1/4। और क्या क्या रह गया? यहाँ रह गया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ रह गया कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, या कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? 1 - 2 आ गया। 1 - 2 मतलब कि आपके आगे आ गया ये -1। क्या मैंने ठीक किया है यहाँ तक? नो सर, सर आपने यहाँ पे तो छोड़ दिया 1+1। कहाँ से रह गया? कहाँ गड़बड़ हुई? ए की सर ये वैल्यू यहाँ सर पे ये हो रहा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर निकाल लिया तो सर ये 1 भी बचेगा ना। हाँ 1 बचेगा, बी स्क्वायर निकाल लिया तो बिल्कुल ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पर,
बिल्कुल सर ठीक। ये हाँ वन समझ गया समझ गया, ओके ओके, मैं एक बार ठीक से लिख लेता हूँ, बस मैं समझ गया हूँ। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखिए बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 1 बचेगा, और -2 कोस स्क्वायर थीटा। ये ठीक है अभी? यस सर ठीक है। ये हमारी पूरी टर्म बच गई। यहाँ से आप थीटा सोल्व करके देखो तो वो थीटा आपका कितना आएगा भाई, ये 1 इधर आएगा तो 1/4 -1 हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया आपका जी, -2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। -2 कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, और ये कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं मान लो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा रह गया और माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा रह गया, यहां से आप कॉमन निकाल लेते हैं, मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा, या इसको कैसे सोल्व करें भाई, हो ये कैलकुलेशन कैसे होगी अब आगे की बताइए। कोस स्क्वायर सर माइनस तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर आपका ये एलसीएम आ गया 4, तो ये आ गया जी कितना आ गया हमारे पास, 1 - 4 -3 -3/4 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब यहाँ से आप कोस थीटा को क्या लिखेंगे, √3/4, ठीक है, प्लस माइनस साथ में cos लगा, 30। एक सेकेंड, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी तो लगाएंगे ना, स्क्वायर इधर आके रूट बना है, तो कोस थीटा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, √3/2, क्योंकि पूरे पे है। तो अगर प्लस √3/2 लें तो ये थीटा आता है 30 डिग्री, और माइनस √3/2 लें तो थीटा आता है 150 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन दोनों मिले थे, अगर हम ऊपर जाके देखें तो 30 डिग्री भी मिला था। अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला ना फटदेसी की 30 डिग्री, फटाक से बोल दिया 30 डिग्री, और ऑप्शन में आपका 30 डिग्री भी था, बट ये गलत हो जाता है यहाँ पर 30 डिग्री करते थे, क्योंकि जो हमारा बी है वो इधर मिलेगा हमें ए से, ये मिलेगा, और ये एंगल 90 से ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर आएगा जी बी 150 डिग्री। बात समझे मेरी भाई? मुझे बताओ ये आया क्वेश्चन आपको समझ में? यस सर। तो ये था ये क्वेश्चन कि आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है, 30 भी आ गई है, 150 भी आ गई। अब आपको कंसेप्ट पे जाना था कि जी 30 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर मिलेगा वो ए और बी के बीच में मिलेगा, और आर खुद ए के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ए के साथ जो आर है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सिंपल है कि बी जो है वो इधर मिलेगा। ऐसे आप बी को बिल्कुल नहीं दिखा सकते कि बी इधर आ गया, ये गलत होगा, क्योंकि आर जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा, तो ये इस तरह से मान लीजिए पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 150 डिग्री। या आप देखो इसको और एक तरीके से कैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया इसका ठीक से, देखिएगा एक और इसका अल्टरनेट मेथड समझते हैं, एक बार ना खुद भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को आज। ये एक ए वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट जो हम दिखा रहे हैं वो, मैं एक बार इसको फिर से करा रहा हूं भाई, जिसको नहीं आया समझ में वो और शॉर्ट मेथड देख लो। ये हमारा आर हो गया, एंगल बना रहा है 90 डिग्री ए के साथ, जैसा क्वेश्चन में था। अब आप बी को दिखाएंगे, समझ में आ ही गया आपको, बी को हमने ये दिखाया, पैरेललोग्राम ये कंप्लीट कर ली है, ठीक है, ये हमारा बी हो गया है। ये एंगल हमें निकालना है, ये पूरा ए और बी के बीच का एंगल। तो अगर मैं ये एंगल निकाल दूं 90 में, उसको ऐड कर दूंगा, मान लो अल्फा है। अब ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये ए है, तो ऊपर वाली इसके पैरेलल साइड जो आप ये दिखाते हैं, ये वाली जो मैं इसको मान लो रेड से मार्क कर लेता हूं, ये वाली
इसको आप क्या बोलेंगे बताइए मुझे, ये अगर ए है तो ए वेक्टर ही होगा, वैल्यू इसकी ए होगी, डायरेक्शन ये हो गई, वैल्यू इसकी ए ही होगी, मात वैल्यू की हो रही है अभी, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ए है, ठीक है, ये हमें पता है कि बी है, और ये हमें पता है जी आर है, ठीक है। तो आर और बी का यूज कर लूं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है आर इज इक्वल्स टू बी बाई टू, आर इज इक्वल्स टू आपका दे रखा है बी बाई टू, तो मैं यहां से बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करूं तो क्या आएगा मेरे पास, कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी है आर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बी, आर कितना है बी बाई टू, देखिएगा कोस अल्फा कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा अभी, बी बाई टू और एक नीचे बी से बी कैंसिल, 1/2, बोलो अल्फा कितना, बोलो अल्फा कितना लू बोलिए, हाँ 60 डिग्री, ये हो गया। अब ये पूरा एंगल बताना है दोनों के बीच का थीटा, तो कितना हो गया जी ये पूरा 90 150 60 इज इक्वल्स टू 150, ये आ गया आपका आंसर। बताओ मुझे दोनों मेथड समझ में आए, इसके ऊपर हमने उसको कैलकुलेशन से कैसे किया, यहाँ हमने डायग्राम से कैसे किया, यस बोलिए। सर आ गया। हाँ, और एक बार ना इसको खुद भी प्रैक्टिस करना, मैंने बताया एक अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज कर रहा था कि एंगल कौन सा लेना है, 30 लेना है या 150 लेना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि फटाफट चेक करेंगे, 30 आ गया, √3/2 हो गया सर ये तो 30, और फटाफट अपना आंसर करके आ गए, घर पे आके कैलकुलेट कर लिया, ये तो हमारा आंसर सही है, और पता चला कि ये तो गलत कर लिया है, इतनी सी गड़बड़ कर दी, छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा दी। तो ये हमारा भाई था इस पे एक वेक्टर एडिशन पे, आज पढ़ना वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, जब तक आप 4-5 क्वेश्चन खुद नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपका। तो ये एक वेक्टर का रूल हमने समझा जिसको कि हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा यूज होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ये ऐड करना सीख लिया हमने, सब्ट्रैक्ट करना ऐसे ही है, कहीं पर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन को, जो बार बार हम यूज भी करते हैं, वेक्टर को तोड़ देना उसके कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, तो ये हमारे ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हमारे लेग हो गए, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसी बॉडी के। ऐसे ही यहाँ पर ये है कि कोई भी एक ए वेक्टर इस तरह से झुका हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थीटा, तो भैया इसके कंपोनेंट है, इसका अफेक्ट है, इसका अफेक्ट यहाँ भी है, इसका अफेक्ट यहाँ भी है। मैं आपसे ये कहूँ, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताओ कि ये एक सरफेस है, इस पे एक बॉक्स है ऐसे, मैंने ऐसे फोर्स लगाया F = 10 न्यूटन, ये चलने लगी, यहाँ से यहाँ तक चल गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी जी 5 मीटर, मान लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स ऐसे लगाया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब आपसे मैं ये कहूँ, अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यही सरफेस, यही ब्लॉक, यही फोर्स, लेकिन ऐसे फोर्स 10 न्यूटन, पहला मेरा क्वेश्चन होगा, और ये फोर्स जो है ना सफिशिएंटली है कि इसको चला भी पा रहा है फ्रिक्शन से अपोजिट, तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि चलेगा भाई, एक स्मूथ सरफेस है मान लीजिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले 5 मीटर चला, अब चलेगा या नहीं चलेगा, पहली चीज चलेगा या नहीं, चलेगा सर, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, क्या 5, हाँ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, क्या 5 ही चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा पहले जितना, नो सर, कम चलेगा, सर 5 से कम चलेगा या ज्यादा चलेगा, कम चलेगा सर। क्यों, मैंने तो 10 न्यूटन ही फोर्स लगाया था, कम क्यों चलेगा भैया, उतना ही चलना चाहिए। लेकिन सर डायरेक्शन, हाँ अब बोल रहे हो ना डायरेक्शन, फोर्स लगाने के तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। अब ये 10 न्यूटन नहीं लग रहा है इधर, उस पे तो इधर ही 10 न्यूटन लग रहा था, अब इधर 10 न्यूटन नहीं है, तो सर कितना है चेक करना पड़ेगा भाई, कितना है, वो डिपेंड करेगा आपके इस एंगल पे कि आप कितना एंगल, अगर मान लो मैं इसको और थोड़ा सा इधर बढ़ा देता इस एंगल पे तो अब और कम चल पाता, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया इधर तो और कम चल पाता,
तो डिपेंड करेगा उस एंगल पे भी कि उस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो मुझे लगता है आ गई होगी मेरी बात समझ में। तो बच्चों अगर आप अब इस सरफेस पे ऐसे फोर्स को एक्सर्ट करेंगे ना, ऐसे F, तो ये कोई भी एंगल बनाएगा यहाँ पर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस फोर्स के दो पार्ट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसका कि हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं F cos थीटा, और ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल के। अब ऐसा भी होगा कि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर तो सर ये भी है, क्या ये ले लें इसका कंपोनेंट? अरे नहीं भैया, इसका इफेक्ट तो या तो इधर है या ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये लेना पड़ेगा इसका वर्टिकल, जो कि होगा F sin थीटा। अब कैसे सोल्व करते थे, ये बहुत छोटी सी बात है कि आपका ये इधर A है, ये एंगल थीटा है, और जी आपको ये निकालना है H, ठीक है। तो आप इस H को कैसे निकालोगे? ये थीटा है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आपने यूज किया सर कोस थीटा बेस H जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज A, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया A कोस थीटा। ऐसे आप इसका वर्टिकल निकाल लेते हैं, जो कि आ जाता है H साइन थीटा, सॉरी A साइन थीटा। क्लियर है मेरी बात? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, उस फोर्स का इम्पैक्ट, उस फोर्स का इफेक्ट दोनों जगह पे है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके बाद 3 में भी आता है ये। और यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों H इज इक्वल्स टू A cos थीटा आया हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट A sin थीटा आया, स्केयर करके ऐड कर देता हूं तो बनेगा H स्केयर, ठीक है, और प्लस में जो है V स्केयर, यहाँ पर करूंगा तो ये cos स्केयर sin स्केयर 1 हो जाएगा, यहाँ A स्केयर, तो A की वैल्यू आ गई अंडर रूट में H स्केयर प्लस V स्केयर। H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, V उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये जो हमारे पास A x आया है, A cos थीटा जो आया है ऐसे, ये जो A था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा, इसको आप AX लिख सकते हैं, A cos थीटा, इसको आप वर्टिकल AY लिख सकते हैं, A sin थीटा। तो A कितना आया अंडर रूट, हॉरिजॉन्टल कितना है AX, तो AX स्क्वायर, वर्टिकल कितना है AY, तो प्लस AY स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरह से। और अगर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में होता तो यही चीज आपकी इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप इसको लिख देंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ऐसे 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप A को मैग्नीट्यूड, A को फिर हमने लिखा कैसे AX I कैप, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हो गई I कैप क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया J कैप, ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, AX I कैप, AY J कैप, अगर 3 है तो AZ K कैप। ऐसे करके हम एक वेक्टर को 3 पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज एक बार 2 टॉपिक रिपीट कराए हैं, एक रिजल्टेंट और एक रिजोल्यूशन। समझ में आ गए? डेरिवेशन आप पढ़ लेना, आपने जहाँ इनको पढ़ा है इस यूनिट को, वहां से डेरिवेशन एक बार चेक कर लेना। मैंने इनके रिजल्ट कैसे यूज करने हैं वो चीज आपको बताइए भाई, रिवाइज जरूर होना चाहिए। मैं अभी एक दिन और दे देता हूँ इसमें वेक्टर को, फिर उसके बाद हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे। बताइए आज के टॉपिक में किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, या इसको जो भी मैंने लास्ट में करा है इसको लेके? यस भाई, समझ में आ गया? यस सर। तो देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों, और एक बार मैं बता देता हूँ आज इवनिंग में भी क्लास लेनी है आपने, ठीक है। उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ मैं एक बार जो पीछे की प्रॉब्लम है जैसे वेक्टर, मैं आपको एक बार रिपीट करा ही रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर नई यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक तो मैंने जो अभी आपको कराया ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करके देखना, रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन ट्राई करना। आज आपने वेक्टर में से थोड़ा रिवीजन करना है,
2 टॉपिक पे वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन करना अपनी बुक में से, ठीक है, या मैं भेज दूंगा कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम्हें करना है जो मैं आपके पास सेंड करता हूँ, रिजोल्यूशन पे और एडिशन पे। कल हम पहले उन क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि वेक्टर वाला चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप यूनिट के क्वेश्चंस और यूनिट के और चैप्टर के क्वेश्चन भी कर पाओगे। चलिए ठीक है, अब टाइम हो गया है, आज की क्लास को एंड कर देते सर हैं। आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो? नहीं, मैं जाता हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं भाई, क्लास मैं नहीं लेता हूँ, हर केस सर लेंगे क्लास वहाँ पर अभी फिजिक्स की। ओके सर। सर फाउंडेशन में मैथ भी होता है? हाँ, उम्मीद है कि कोशिश सभी सब्जेक्ट हो जाएं, लेकिन एक बार स्टार्ट मैंने ही किया है भाई अभी। प्रेजेंट भेज दिया करो भाई अपनी रोज।